नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़े ख्वातीन में हम आज आपका परिचय करा रहे हैं एक ऐसी लेखिका से जो राजस्थान से है और इन्होंने अपना लेखन जो है वो पितृ सत्तात्मक समाज में नारी जीवन के यथार्थ को समर्पित किया है। तस्नीम खान जी, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। बेहद शुक्रिया आपका इस आपके इस खास शो में मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। जी, तस्नीम खान जी का जो पहला उपन्यास है वो है ए मेरे रहनुमा। ये नारी सशक्तिकरण पर आधारित है और ये उपन्यास जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन प्रतियोगिता के तहत जो है वो अनुशंसित कृति है और इसका अंग्रेजी संस्करण भी भारतीय ज्ञानपीठ ने ही ओह दीज रहनुमा करके जो है इसका शीर्षक है, इसको प्रकाशित किया है। इसके अलावा तस्नीम खान जी को पुरस्कार मिला है प्रगतिशील लेखक संघ राजस्थान की तरफ से शाकुंतलम पुरस्कार। इसके अलावा चंद्रवरदाई युवा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तस्नीम खान जी, आपने बहुत कम उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया है और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए मेरे रहनुमा से। आपका ये उपन्यास महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और इसमें ये जो एक तरह का पितृ सत्तात्मक समाज के भीतर जो एक तरह की छटपटाहट है उसको दिखाता है। तो सबसे पहले इसके शीर्षक पर बात करते हैं कि इस शीर्षक के मायने क्या हैं। बिल्कुल, इस शीर्षक को लेकर जब मेरे मन में ये प्लॉट चल रहा था इस उपन्यास को लेकर, तो रहनुमा जो है वो सबसे पहला शब्द था जो मेरे दिमाग में आया। क्योंकि हम देखते हैं कि इस पेट्रियार्की में जो है वो पुरुष हर हाल में, चाहे उसका कोई भी रिश्ता हो, वो सबसे पहले रहनुमा बनने की कोशिश करता है किसी भी औरत के लिए, कि जैसा वो कह रहा है, जैसा वो कर रहा है उसके लिए वही ठीक है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ वही माना जाएगा, वो रहनुमा है। तो मैंने इसका शीर्षक इसलिए सोचा कि ए मेरे रहनुमा, और इसमें ये बात कहनी चाहिए कि प्लीज आप रहनुमा मत बनिए। हमें अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको हमारा कंपेनियन यानी आपको हमारा साथी बना के, सहयोगी बना के भेजा है, एक दूसरे का सहयोगी बनाकर भेजा है। तो प्लीज आप उसी रोल में रहिए, उसी रोल में रहिए जो आपको बनाकर भेजा गया है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या फिर महिलाओं की दशा की बात करते हैं हमारे इस पितृ सत्तात्मक जो समाज है उसके अंदर, तो हम मर्दों से, ये लड़ाई हमारी मर्दों से नहीं है, हम मर्दों को अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो पितृ सत्तात्मक सोच से है। यहाँ मैं देखूं, सोच से हमारी ये लड़ाई है। तो सोच के साथ जो पुरुष रहनुमा बन चुके हैं, बिल्कुल सदियों से बने आ रहे हैं। तो मेरी उनसे ये अपील थी उसमें कि आप प्लीज रहनुमा ना बने। ईश्वर जो है वो ऊपर है, वो सबकी तकदीरें लिखा करता है। आप तकदीर लिखने वाला हमारे लिए ना बने। तो इस उपन्यास के बारे में बात चली, तो इस उपन्यास के प्लॉट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इस उपन्यास में मुख्य दो स्त्री किरदार हैं। एक स्त्री किरदार है गुड़िया का। ये वो स्त्री किरदार है जो अपने जो वालिद उसके चाहते हैं वैसे उसकी परवरिश हुई है। वो नहीं जानती फ्रीडम का मतलब, वो नहीं जानती समानता का अर्थ। उसे सिर्फ ये पता है कि वालिद जो कहते हैं, जो करते हैं उसके लिए, वही दुनिया का सत्य है, वही दुनिया है और वही उसके जीवन का सच है। तो यहाँ और वो अपने जीवन के बारे में खुद फैसले नहीं लेती है, क्योंकि उसे यही पता है कि उसे फैसले नहीं लेने, उसके जीवन पे उसका हक नहीं है, उसके वालिद का है, उसके भाइयों का है, फिर उसके पति का है। तो जो भी फैसला लेना होगा ये लोग उसके लिए लेंगे फैसला। तो एक किरदार ये रहा जो पूरी तरह से डिपेंड है उन रहनुमाओं पर, सो कॉल्ड रहनुमाओं पर। वहीं मैंने दूसरा किरदार जो है वो यहाँ पर रखा है ताहा का, जो बेहद बोल्ड है, बचपन से जिसकी परवरिश जो है वो बिल्कुल आजाद ख्यालात के साथ में हुई है। वो एक जर्नलिस्ट है और लोग उसको उसके बोल्ड रूप में जानते हैं। वो अपने फैसले खुद लेती है, बचपन से अपने फैसले खुद लेती है, जिंदगी का हर फैसला वो खुद लेती है, उस फैसले में वो किसी और को शामिल नहीं करती है।
लेकिन उसके बावजूद दोनों किरदारों का मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि पर्सनल तौर पे, या हम उसको कहें कि सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पर दोनों की स्थितियों में कोई बड़ा जो है वहां पर बदलाव नहीं था। घर में दोनों की स्थितियां बिल्कुल एक सी थी, क्योंकि जो हमेशा कहा जाता है कि महिलाएं सशक्त तब होंगी जब वो आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी, वो नौकरियां करने लगेंगी। तो समाज का एक हिस्सा जो है वो लगातार अपनी बेटियों पे उन्होंने काम किया है। हम मानते हैं कि बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, बेटियों को उन्होंने सशक्त किया, नौकरियां जो है वो बहुत सारे स्ट्रगल के साथ नौकरियां करने के लिए उनको भेजा। लेकिन उनकी चुनौतियां जो है वो खत्म नहीं हुई, वो सशक्त नहीं हुई, उनकी पारिवारिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो इस उपन्यास का मेरा प्लॉट यही रहा कि चाहे वो पढ़ी लिखी एक स्त्री हो ताहा जैसी, और चाहे वो बिना पढ़ी लिखी स्त्री हो गुड़िया जैसी, जो कि डिपेंड है हर फैसले के लिए, दोनों के पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर चुनौती जो है वो पितृसत्ता की है। और उस चुनौती को हम साइडलाइन करके और फिर सोचते हैं कि सशक्त हुआ जाए, तो समाज को स्त्रियों के प्रति सशक्त बनाने की यहाँ पर मुझे जरूरत महसूस हुई। इसलिए मैंने यहाँ पर इन किरदारों के जरिए दिखाया कि सिर्फ नौकरी कर लेने से उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, बल्कि दूसरे रूप में उनके सामने चुनौतियां वैसी ही है, पितृसत्ता आज भी उनके सामने वैसी ही है। जी। तस्नीम, आपने अपने उपन्यास के ज़रिए ये संपूर्ण नारी जाति है, यदि हम खास तौर से भारत की बात करें उसमें किया है, या अल्पसंख्यक जो समाज है उसकी स्त्रियों का चित्रण है? नहीं, दरअसल यहाँ पर हम पितृसत्ता की जब बात करते हैं तो वहाँ एक बात जो है बिल्कुल हमारे ख्याल में रहनी चाहिए कि स्त्रियों का कोई, औरतों का कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता। उनकी समस्याएं जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक सी है। वो चाहे किसी समुदाय से आती हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से आती हैं, उनकी समस्याएं वही है कि उनका घर में उनका जो रोल है वो एक सा है, उनका बाहर उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है वो एक सा है। हम कार्यस्थल की बात करें, हम उनके पूरे सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, तो सामाजिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इस समुदाय में स्त्री की जो रोल है वो बहुत सशक्त है और यहाँ पर थोड़ी स्त्री कमजोर हो जाती है, ऐसा नहीं है। धार्मिक तौर पर या सामुदायिक तौर पर हम इसको नहीं बांट सकते। हालांकि जो मेरा किरदार है, जो मेरा परिवेश है उस उपन्यास में, वो मुस्लिम परिवेश है, उसमें किरदार जो है वो मुस्लिम किरदार हैं। लेकिन ये मुस्लिम समुदाय का अकेले, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की दिक्कत नहीं है। पैट्रियार्की जो है, पितृसत्तात्मक समाज जो है, पूरा भारतीय समाज है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि उन किरदारों का नाम मुस्लिम है या वो परिवेश मुस्लिम है। पूरे भारतीय समाज के लिए मैं कहूंगी कि सभी जगह एक सी स्थिति जो है वो एक सी है। क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूं तो मैं देखती हूँ अपने साथ वालियां कि कैसे, मान लो मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो जब जॉब करने के लिए जाती हैं तो वो इस बात के लिए लड़ती हैं कि उन्हें बुर्का पहनना है या नहीं। तो इसी तरह से जब बाकी और लड़कियां जाती हैं तो उनको मैंने इस तरह से लड़ते हुए देखा कि वो वर्क प्लेस पे या कार्यस्थलों पर साड़ी को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अपने घर में इसलिए लड़ रही हैं कि उनको साड़ी नहीं पहनना है। तो यहाँ पर जब वो एक अच्छे पोस्ट पर है, वो अच्छे पदों पर काम कर रही हैं, वो अच्छा कमा रही हैं, फिर भी उनकी लड़ाई वही है कि वो अपने मन से जो पहनना चाहती हैं वो नहीं पहन पा रही है। आज भी वो लड़ाई जो है उनकी जारी है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने 2 किरदारों को जिस तरह से इसमें लिया है और ये चित्रण किया है कि भले ही समाज बच्चियों को पढ़ाने लगा है, वो आगे बढ़ने लगी हैं, वो नौकरी करने लगी हैं, लेकिन जो मूल सोच है स्त्रियों के प्रति तकरीबन वो वही है और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। इस उपन्यास की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, बिल्कुल। मैंने बताया कि मैं खुद वर्किंग हूँ, पिछले 16 सालों से मैं काम करती हूँ। तो मैं देखती थी, ऑफिस में देखती थी महिलाओं को, और पेशे से पत्रकार हूँ तो लोगों की जिंदगियों में झांकने का जो है आपके पास में एक प्रिविलेज होता है।
वहां पर जब आप पत्रकार होते हैं तो आप लोगों की जिंदगियों में झांकने का आपको एक प्रिविलेज सा मिलता है और थोड़ी सी समझ भी मिलती है, क्योंकि आप कई सारे सवालों के साथ में अपने फील्ड में उतरते हो। तो लगातार मैं विचार चलता रहता है मन में जी। बिल्कुल बिल्कुल लगातार विचार भी चलते रहते, लगातार सवाल चलते रहते हैं कि क्या। तो मैं एक कस्बे की मैं पली बड़ी हूँ, डीडवाना नागौर तहसील है राजस्थान, नागौर जिला है राजस्थान का, उसमें तहसील है डीडवाना, वहां पर मैं पली बड़ी हूँ। तो कस्बाई जीवन से मैं राजधानी जयपुर आई, यहाँ पर मैंने पत्रकारिता जो है वो यहाँ पर मैंने शुरू की। तो मेरे लिए ये एक बड़ी बात थी कि आप एक कस्बे से राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर आप आई हो, आप यहाँ पर काम कर रहे हो, तो मुझे ये लगता था कि यहाँ पर जो है वो माहौल बिल्कुल मुझे उलट मिलेगा। कि कस्बे में जिस तरह के स्ट्रगल मैंने पढ़ने के लिए किए, मैंने अपने सपने देखने के लिए किए, कि मैं अपनी शर्तों पे कि भाई मैं मुझे क्या बनना है, तो वो जो शर्तें थी वो मैंने अपनी शर्तों पे तय किया कि मुझे क्या बनना है, मैंने सपने देखे, मैंने उनको पूरा किया। और उन्हें लेके जो कस्बाई जीवन में स्ट्रगल होता है, जो पूरा सामाजिक ताना बाना या सामाजिक ढांचे से जिस तरह की आपकी लड़ाई होती है, तो मुझे ये लगता था कि राजधानी जयपुर तो इससे बिल्कुल उलट होगा, कि जहां पर कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी। और मुझ जैसी कस्बाई लड़की के लिए ये मुझे लगता है आम सी बात है। अब तो सोशल मीडिया आ गया इतना कि आप किसी भी जगह के बारे में जान सकते हो। लेकिन जब मैं यहाँ पर 2006 में आई, तब तक ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, मैं बहुत ज्यादा जयपुर के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि महिलाओं का जीवन जो है वो इस राजधानी में बिल्कुल उलट होगा कस्बाई जीवन से। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि नहीं, जो बदलाव साल दर साल कस्बों में आ रहे हैं, उतनी तेजी का बदलाव इस राजधानी जयपुर में नहीं था महिलाओं को लेकर। तो वो और बहुत सारी महिलाएं जो है वो मेरे साथ काम करती थी यहाँ पर। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा, मुझे ये बेचैनी होने लगी कि क्या फर्क है कामकाजी महिलाओं के पारिवारिक या सामाजिक जीवन में, और एक जो पढ़ी लिखी नहीं है महिला, जो समझ नहीं पाती अपने जीवन के फैसलों को लेकर, उसमें क्या फर्क है। मुझे ये बात बार बार में मेरे सामने आती थी और बार बार में मुझे बेचैन करती थी। तो अब आपकी बेचैनी जो है वो कैसे उतरे। तो जी। ये सिर्फ खबरों के साथ संभव नहीं था, यहाँ मुझे कुछ और करना था अपनी इस बेचैनी को बाहर लाने के लिए। तो कुछ और क्या, कुछ और क्या। तो ये मेरे अंदर, मेरे भीतर 3 किरदार जो हैं वो लगातार चल रहे थे, जिनमें से 2 किरदार मैं आपको इस उपन्यास में है, ए मेरे रहनुमा में। तो जी। वो किरदार हमेशा मेरे दिमाग में उड़ते बैठते चलते रहते थे कि एक किरदार ये है, एक किरदार ये, कुछ ना कुछ इन दोनों किरदारों का करना चाहिए मुझे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों अचानक अखबार में नजर पड़ी कि भारतीय ज्ञानपीठ ने नवलेखन, हालांकि मैंने उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं साहित्य में कुछ लिखूंगी, या कोई उपन्यास ही लिख डालूंगी, या कोई कहानी ही लिख डालूंगी, ये मेरे प्लानिंग में कभी नहीं था। लेकिन साहित्यकार वो बनना किरदार, आपके आपके जहन में नहीं था कभी कि आप साहित्यकार बन जाएंगी? नहीं बिल्कुल जहन में नहीं था ये। जी। बस इतना ये जरूर था कि मैं मुझे पत्रकार बनना है और मैं पत्रकार थी। लेकिन ये किरदार और ये इससे जुड़ा जो ये मसला है, ये मुझ पर इतना ज्यादा हावी रहा कि एक उपन्यास लिखवा दिया। और दरअसल उन्हीं दिनों वो विज्ञप्ति निकली थी कि भारतीय ज्ञानपीठ ने कि नवलेखन प्रतियोगिता के तहत जो है वो जो युवा जो लेखक होते हैं, जो नए नए आते हैं, उनके लिए वो ये आयोजित करवाते हैं प्रतियोगिता। और उसमें अगर ये आपका बड़ी बात होती है कि उसके अंदर ये अगर आ जाता है, तो मुझे लिखना ही था। तो मैंने ये उपन्यास जो है और 20 दिन बाकी रहे थे आखिरी डेट में, जिस दिन मुझे पता चला, तो मैंने 20 दिन में इस उपन्यास को लिखा। उससे पहले मेरे पास कोई मुझे उपन्यास लिखती तो मैं थी ही, मैं डायरी लिखती हूँ, मैं पत्रकारिता के तौर पे आर्टिकल्स लिखती थी, मैं फील्ड वर्क करती थी, तो वो सब लिखने का तो था ही।
एक्सपीरियंस, लेकिन उपन्यास या कहानी लिखने का इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अनुभव नहीं था आपको जी। बिल्कुल कोई अनुभव नहीं था। मैंने 20 दिन में ये उपन्यास लिखा, और मैंने ये सिर्फ मैं जानती थी कि मैंने एक उपन्यास लिखने की कोशिश की और उसको भारतीय ज्ञानपीठ में डाल दिया है। तो मैंने कहा अगर किसी से जिक्र करूंगी तो वो कहेगा कितना ओवर कॉन्फिडेंट है ये लड़की कि एक नहीं, लेकिन उपन्यास। ये आपके भीतर का जो संघर्ष था, जो आप लगातार जिस संघर्ष से आप खुद भी गुजरी होंगी, जो बाकी जी, महिलाओं को आप बिल्कुल देख रही होंगी, तो वो छटपटाहट आपके भीतर की जो थी, वो आपने सीधे कागज पर उकेर दी। बिल्कुल वो तस्नीम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका स्वयं का जीवन भी बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, आपको पढ़ने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। क्या था, जरा आप बताएं। बिल्कुल एक हम मध्यम वर्गीय हम परिवारों की बात करें, और खास तौर से फिर हम कस्बाई जीवन में, हालांकि मैं जब जयपुर आई तो यहाँ पर भी कोई हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने लिखने को लेकर। तो कस्बाई जीवन में जो है वो, और मध्यम वर्गीय परिवारों में महिलाओं के और बच्चों के पढ़ने को कोई बहुत बड़ा वो नहीं माना जाता कि कुछ है क्या, उसको वो अपने नजरिए में ही नहीं ला पाते मध्यम वर्गीय परिवार। तो हम्म। किसने कह दिया कि मेरी बेटी जा रही है, आपको भी भेज रही है तो भेज दो, तो वो शायद 1-2 दिन के लिए, 2-4 साल के लिए भेज दे। तो कुछ ऐसा ही था कि मेरी हम उम्र जो थी वो अलग स्कूल जाती थी। मेरे साथ ये प्रिविलेज रहा, या मैं इस खुशनसीबी कहूंगी कि मेरी अम्मी जो है वो पढ़ी लिखी थी। उस समय हायर हम्म। सेकेंडरी पास थी। हमारे गांव में जो है वो कस्बे में पहली बहू थी जो पढ़ी लिखी आई थी, मेरी अम्मी। बहुत बड़ी बात है, तो राजस्थान जैसी जगह के लिए बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल तो वो पढ़ी लिखी अम्मी आई थी, तो पढ़ी लिखी अम्मी की बेटी होना शायद मेरे लिए कुछ नसीबी थी, कि जैसे मुझसे बड़े भैया हैं, तो हम दोनों का एडमिशन जो है वो मेरा बहुत छोटी उम्र में कराया गया। प्राइवेट स्कूल वहां पर एक खुला ही था, तो वहां पर एडमिशन हो रहे थे। तो मैं उस वक्त 2.5 साल की रही होंगी, और भैया मुझसे 2 साल बड़े हैं। तो भैया के साथ ही मेरा एडमिशन करवा दिया गया उस प्राइवेट स्कूल में। तो सभी ने बोला क्यों बेटी पे पैसा खर्च करना, बेटी के एजुकेशन पर पैसा खर्च क्यों करोगे, आप क्यों पढ़ोगे, पड़ोस में दूसरे स्कूल है, बाकी बच्चियां भी जाती है सरकारी, वहां आप भेज दीजिए। लेकिन मेरी अम्मी के साथ ये था कि वो अपनी शर्तों पर हर काम करती थी बजाय किसी दबाव के। जी। तो मैंने स्कूल पढ़ लिया प्राइवेट, हालांकि वहां थोड़ा थोड़ा दबाव आप पर कहीं ना कहीं से आता है। पेरेंट्स आपके लिए कितनी भी ढाल बने, लेकिन कहीं ना कहीं से होकर आप पर वो आता है। उसके बाद में जी। 10th में आते आते ऐसा होता था कि 10th तक तो आपके साथ अगर 5 लड़कियां हैं मेरे मोहल्ले की, मेरी हम उम्र, तो वो कोई नहीं थी। 10th में आते आते कोई भी नहीं थी, मैं अकेली थी जो 10वीं पढ़ रही थी वहां पर। तो हम्म। एक दबाव होता है, 10वीं में आते आते तो बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो रिश्तेदार आते जाते यही बोलते थे, अरे पढ़ा के क्या करोगे, आप शादी कर दीजिए, आप शादी कर दीजिए। तो ये एक हम्म। बड़ा दबाव था, मैं एक मानसिक तौर पर ये झेलती थी, जबकि मेरे अंदर एक सपने थे, क्योंकि पेरेंट्स ने बचपन से ही हमें यही बताते रहे। अगर वो भाई से पूछते कि आप क्या बनोगे, मुझसे भी पूछते कि मैं क्या बनूंगी, तो मैं सोचती रहती, कभी लगता है मुझे पुलिस बन जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए कभी। तो ये पेरेंट्स और आपके घर के माहौल का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि उन्होंने मुझसे सवाल किया, तब मेरे अंदर ये हुआ कि हाँ मुझे क्या बनना चाहिए। तो कहीं ये हुआ कि हाँ मैं अब पत्रकार बनूंगी, क्योंकि पत्रकार नहीं था मुझे चुनौती जो है, क्योंकि मैं लगातार चुनौतियां फेस कर रही थी कि आपकी 10वीं में बाकी लड़कियों की तो शादी नहीं तो कम से कम उनकी सगाई तो हो ही चुकी है, तो अब ये तो बहुत बड़ी हो गई 10वीं में, तो कस्बाई जीवन में 10वीं में आ जाना तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वो दबाव मेरे पेरेंट्स ने भी झेला कि आप बाकी लड़कियों के साथ की लड़कियों की शादियां हो रही है, इसकी नहीं हो रही है, वो भी दबाव में, लेकिन उन्होंने पढ़ाया, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी वो चीज थी। और चुनौती के तौर पे मैंने लिया कि पत्रकार जो है वो नहीं, उस समय नहीं, जब मैं छोटी थी तो पत्रकार सिर्फ दूरदर्शन पर जो एंकर्स आती थी उनसे मैं इम्प्रेस होती थी, और मैं देखती थी कि नहीं है, ये तो एक बड़ी बात है। तो फिर मुझे लगता था ये कोई कोई भी नहीं बनता, तो इसलिए मुझे ये बनना है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो सब बनते हैं, उस समय ये जी। एक ट्रेंड था कि अगर कुल। औरतों को काम करवाना है तो आप उनको टीचर्स की ट्रेनिंग करवा दीजिए,
एसटीसी करवा दीजिए और वो टीचर बन जाएंगे। अगर कोई ऐसा परिवार है जो बेटियों को की नौकरी से खुश है तो वो ये करता था। तो मुझे कुछ अलग करना था, तो मैंने अपने लिए पत्रकारिता का क्षेत्र चुना था। हम्म। फिर 11वीं जी। में पढ़ाई की बात आई तो वहां पर बॉयज स्कूल था, मेरे पास साइंस थी तो बॉयज स्कूल ही ऑप्शन था उसके। बॉयज नहीं, को एजुकेशन स्कूल था, लेकिन वहां पर वो बॉयज स्कूल के नाम से ही जाना चाहता था। तो बॉयज स्कूल में पढ़ाना अपनी बेटी को, तो पेरेंट्स ने इसके लिए भी बेहद दबाव झेला, खुद मैंने इसके लिए दबाव झेला कि वहां क्यों जाएगी। हम्म। अच्छा ठीक है, 12वीं पढ़ ली आपने, तो अब तो शादी हो जानी चाहिए। अब एक बॉयज कॉलेज है, जो को एजुकेशन का कॉलेज है, उसको कॉलेज नहीं कहा जाता था, उसको बॉयज कॉलेज कहा जाता था, जी। लड़के पढ़ने आते। तो ये एक बड़ा दबाव था। अ, और इतने सारे उसमें चैलेंजेस थे सामाजिक तौर पे कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हो आपके लिए, तो वो एक पूरा एक दबाव का ऑरा जो है वो बहुत जो है झेला। लेकिन इसको मैंने एक चुनौती के तौर पर लिया, मेरे पेरेंट्स ने भी चुनौती के तौर पे लिया। उन्होंने समझाया कि आपके लिए चुनौती है, आप क्या करोगे, अगर आपको जी। इस सोच में बदलाव लाना है तो आप पहले खुद बदल के दिखाओ, आप एक नजीर पेश करो इनके सामने कि आप हम्म। मतलब अगर आप इतना पढ़ लिए है तो आप क्या कर सकती हो, आप समाज के लिए हम्म। क्या कर सकती हो। तो ये इसने मेरी हिम्मत बंधाए रखी और मैं पत्रकार बनी। उस वक्त भी मेरे पेरेंट्स को बहुत झेलना पड़ा कि आप क्या बेटी से काम करवाओगे, बेटी की तनख्वाह आएगी, हम्म। ये लेकिन वो लड़े, वो उस चीज के लिए लड़े और मैं भी लड़ी। लेकिन आज मैं जब हम पलट कर देखते हैं, हमें किसी से शिकायत कभी नहीं रही, ना मेरे पेरेंट्स को रही, ना मेरे वालिद वालिदा किसी को ना रही, और मुझे भी नहीं रही। मुझे खुशी होती है कि अब मेरे उसी परिवार के लोग, मेरे उसी मोहल्ले के लोग जब अपनी बेटी 25-26 साल की जो बेटियां हो रही है उनके लिए बोलते नहीं हमें अभी शादी नहीं करनी है, पहले ये कुछ बन जाए उसकी तरह, उसके बाद बहुत हम बड़ी बात शादी है ये। करेंगे। कि पहले ये नौकरी बड़ी करने बात लगे, है। अपनी पैरों पे खड़े होने लगे, उसके बाद जो है वो हम इसकी शादी करेंगे। तो वहां मेरे पेरेंट्स की जो, मुझे लगता है कि उनकी जो मेहनत थी, उनका जो सपना था कि बदलाव के लिए आप एक तलवारें लेके लड़ नहीं सकते, आप किसी बदलाव के लिए आपको एक नजीर पेश करनी होती है। तो मैंने बस काम किया और अपने सपने जो है बिल्कुल। वो पूरे करने जी। पर फोकस्ड रही। तो तब कहीं जाकर वो थोड़ा सा उस समाज में जब हम देखते हैं, मेरी अम्मी को सबसे ज्यादा खुशी होती है जो वो लोगों को ये कहते सुनती है कि इनकी तरह पढ़ाना है बेटियों को, इनकी तरह वाह। बेटियों को कुछ बनाना है। तो ये एक हम्म। बड़ी खुशी होती है। हमारी कोई जंग नहीं थी किसी से, बदलाव चाहिए था, तो वो उस बदलाव को लेकर बड़ी खुशी होती है। बहुत बड़ी बात है ये तस्नीम जी, और ये लगभग हर लड़की की यही कहानी होती है, उसे बेहद संघर्ष करना पड़ता है, जो बनी बनाए जो रिवाज होते हैं उनको तोड़कर, और आपसे भी ज्यादा संघर्ष या आपसे भी जो ज्यादा चुनौतियों का बिल्कुल सामना बिल्कुल। आपके माता पिता ने किया है, सबसे ज्यादा उनको सराहा जाना चाहिए, क्योंकि समाज का वो जो दबाव है वो खुद झेलते हैं, वो आपके सामने ढाल बनकर खड़े रहते हैं, वो आपसे बिल्कुल कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जिस तरह से बताया कि आपके कस्बे में अब लोग जो है वो आपको मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि आपकी तरह बेटी को पढ़ाना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह का बदलाव, धीरे धीरे बदलाव इसी तरह से आते हैं, बस आपकी कोशिश जो है वो ईमानदार होनी चाहिए, आपका लक्ष्य जो है वो आपको सामने नजर आना चाहिए और उस पर चलते रहना चाहिए। तस्नीम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसके अलावा भी अन्य विषयों को उठाया है, जैसे कि बहु विवाह जो प्रथा है उसको भी उठाया है, और आपने उस पर एक किताब लिखी है, मेरे हिस्से की चांदनी। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बारे में भी अगर आप हमें जरा बताएं। जी ये दरअसल मेरी कहानी है, मेरे हिस्से की चांदनी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कस्बाई जीवन से जब राजधानी जयपुर आई तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन मेरे उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। मैं एक आयोजन में गई, एक किसी शादी के आयोजन में मैं वहां जाती हूँ, तो वहां मैं देखती हूँ कि दो महिलाएं बैठी हैं और वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रही हैं कि ये जो मैं पहली वाइफ हूँ, ये दूसरी वाइफ है, और वो बहुत मतलब खुश होकर और ये बता रही है हम बहनों की तरह रहते हैं। तो मैं बिल्कुल अचंभित थी और मैं कहती थी ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि कोई हम देखते हैं कि सामाजिक स्ट्रक्चर में दो बहनें भी इस तरह से नहीं रह सकती हैं। तो बिल्कुल।
लेकिन समाज ने उनको सिखाया है, उनको फीड किया है बचपन से कि यही ठीक है, ये बिल्कुल जेनाइन है, क्योंकि शरिया जो है वो मर्द को इजाजत देता है कि 2 शादियां, 3, 4 तक शादियां की जा सकती है। हालांकि शरिया कानून जो है उसके अंदर कई सारे नियम हैं कि क्यों की जा सकती है। उन नियमों को दरकिनार करते हुए लोग सिर्फ 2 महिलाओं को आप एक जगह ले आते हो, उनको हैरेस करते हो और उन महिलाओं को पता तक नहीं चलता कि ये एक प्रॉब्लम है, ये समाज की एक बड़ी समस्या है। तो मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज था कि महिलाएं जानती ही नहीं कि ये तो एक बड़ी समस्या है। ये तो उनके साथ में जो है हैरेसमेंट किया जा रहा है, ये उनका शोषण किया जा रहा है उनका। और दिक्कत वही होती है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, तो आप इलाज ले। जब आप उसी को ठीक मानते हो तो फिर समाज वैसे ही चलेगा जिस तरह से चल रहा है। तो बिल्कुल मैं डर गई उनको देख के कि समाज ऐसा होता है, समाज में इस तरह से रहना पड़ता है। इसलिए और मुझे कुछ इसलिए भी समझ आया कि इसीलिए लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता कि वो पढ़ लेंगी तो वो ये समझ जाएंगी कि ये गलत है। गलत है। तो मुझे ये बिल्कुल। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए उनको सिर्फ उनको बचपन से एक ही बात दी जाती है कि आपकी शादी करनी है, तो उनके दिमाग में वही रहती है, हाँ शादी तो ठीक है, ऐसे ही होनी। तो उनको मतलब जो पुरुष वर्चस्ववादी समाज या पितृसत्तात्मक समाज जो कर रहा है वो उनको फीड किया गया है कि यही सही है। तो मुझे हम्म। लगा कि नहीं, मुझे कहना है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने एक कहानी लिखी, मेरे हिस्से की चांदनी, और उसके जरिए मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि समाज में जब 2 शादियां हो जाती है किसी व्यक्ति की, तब भी जो है जो पहली बीवी होती है उसको बड़ी बेचारगी की नजर से देखा जाता है कि इसका जो है शोषण हो रहा है, दूसरी महिला आई है उसकी वजह से इसका हो रहा है। जबकि ये वजह वो नहीं है, वजह है पितृसत्तात्मक समाज, वजह है शिक्षित नहीं होना, महिलाओं का शिक्षित नहीं होना, चाहे वो शरिया के कानूनों की बात करें, चाहे हम हमारे दुनियावी इल्म की बात करें, इनके बारे में उनको इल्म नहीं होना, ये सारी वजह यहाँ पर होती है। और इन सब चीजों का फायदा उठाता है पुरुष अपने लिए। तो वहां मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि जितना मानसिक तौर पर शोषण जो है वो पहली औरत झेल रही है, उतना ही मानसिक शोषण जो है वो दूसरी औरत जो आई है वो झेल रही है। हमेशा एक इनसिक्योरिटी जो है वो दोनों में काम करती है, और किस तरह से वो अपने जीवन को, बोझिल जीवन को एक बिल्कुल सोचती है कि ये ठीक है, वो तो ठीक है, हमारी ही किस्मत खराब है। यूं सोचकर दोनों एक दूसरे को झेलती भी अपने जीवन गुजार देती हैं। तो ये क्या समस्या है दोनों के लिए, किस तरह से समाज ने समस्या खड़ी की है, तो उसे दिखाने के लिए मैंने ये कहानी लिखी थी, मेरे हिस्से की चांदनी, कि किसी के हिस्से क्या है, इसमें ये सवाल है। तो इस कहानी का अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद डॉक्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर ज्योतिका एलहेंस, उन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। और ठीक उसी समय जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से जो मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम महिला लेखिकाएं हैं वो किस नजरिए से समाज को देखती हैं, उसे लेकर एक जो है प्लानिंग हो रही थी बुक पब्लिश करने की। तो जैसे ही उन्होंने ट्रांसलेट किया तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस कहानी को सिलेक्ट किया अपने उस किताब, उस संग्रह में, कहानी संग्रह में शामिल करने के लिए, जिसमें 38 मुस्लिम महिला कथाकारों की कथाएं हैं, कहानियां हैं कि वो समाज को किस नजरिए से देखती हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी बात रही कि मेरी उस कहानी का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसको शामिल किया गया, और अभी वो दिसंबर में पब्लिश होने जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से, और कई भाषाओं में जो है उसका अनुवाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस प्रकाशित करने वाला है। इंग्लिश में जो है उसका प्रकाशन वो दिसंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे लिए जो जरूरी है वो समाज समाज जो है किस तरह से महिलाओं के साथ अपना जो व्यवहार है वो रखता है, तो वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये कहानी जो है बहुत लोगों ने पसंद की। कई जगहों पर मैंने इस जो हमारा कथा कहन की जो कार्यशालाएं होती है, मैंने कई जगह पे इस कहानी का पाठ किया, लोगों को ये काफी पसंद भी आई। और
ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मसला है कि औरतें ये जी। जाने कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। जब तक वो जी। जब तक वो ये नहीं मानेंगी कि ये उनके साथ नाइंसाफी है, तब तक इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। तो मेरी बस बहुत बड़ी कोशिश बात ये है जी। कि मैं इस बात पर ध्यान दिला सकूं कि किस तरह से औरतों का जो है वो उनके साथ नाइंसाफी की जाती है, उनको सिर्फ एक उपभोग की वस्तु की तरह माना जाता है, इसलिए उनको नहीं हुँ। पढ़ाया जाता। जी, आपकी जो कहानी का शीर्षक है वो बेहद ही भावुक है। मेरे हिस्से की चांदनी सचमुच यदि आप अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ें किसी से बाँट नहीं सकती और ये बहुत बड़ी बात है और शायद कभी इस नज़रिए से पुरुष समाज जो है वो इन चीज़ों को नहीं देख सकता। ये बहुत बड़ी बात है और आप निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे विषय उठा रही हैं और महिलाएँ किस तरह से घुटन जो हैं, उनके भीतर की जो घुटन है वो शायद आपकी कहानी के माध्यम से सामने आ रही है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये उपन्यास भी उतना ही लोकप्रिय हो। अब हम आपसे जानना चाहेंगे तस्नीम जी कि और आपके कौन से कहानी संग्रह हैं जो अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं? मेरा जो पहला उपन्यास है ए मेरे रहनुमा वो भारतीय ज्ञानपीठ से 2016 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 2019 में मेरा एक कहानी संग्रह जो है दास्तान हजरत वो प्रकाशित हुआ। उसमें कुल 9 कहानियां जो है वो मैंने वहां पर ली है और वो कई तरह के मूड को लिए हुए है। तो उसमें उसी में हम बात करते हैं कि एक कहानी है दुनियावी खुदा। तो उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि औरत जो है किस तरह से अपने दुनियावी खुदा जो ईश्वर बनते हैं या खुदा बन जाते हैं या हमारे जो आ, हमें पालने वाले या हम तो उन खुदाओं पर मेरी ये कहानी है कि वो किस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में सिर्फ सौंपी जाती है। उसका अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी बिल्कुल। भी एक स्त्री का। अगर हम या आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये इस बात का दावा नहीं है कि समाज बदल चुका है या स्त्रियों की दशा जो है वो बदल चुकी है, नहीं। ये एक दो एग्जाम्पल सिर्फ हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर बाहर आई हैं और वो भी चुनौतियां झेल रही हैं। एक तो होता है कि आप पब्लिक स्पेस में हर किसी की जिंदगी में चुनौती होती है, मेरा सभी हम जानते हैं कि चाहे पुरुष हो महिला हो, हर किसी जिंदगी जब तक है आपके सामने चुनौतियां आती रहेगी। चाहे वो घर की हो, चाहे वो आपके जहां हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो उसकी चुनौतियां हो वो आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन महिलाओं के पास एक अलग एक्स्ट्रा चुनौती है कि उसके लिए क्रिएट की जाती है जो ऊपर वाले ने नहीं दी है उसको या उसकी जिंदगी ने उसको वो चुनौती नहीं दी है। वो क्रिएट की गई है, वो पारिवारिक ढांचे में क्रिएट की गई है, वो सामाजिक ढांचे ने क्रिएट की है, वो पितृसत्तात्मक समाज ने क्रिएट की है। तो एक तीसरी तरह की चुनौती से वो लड़ रही हैं महिलाएं जी। यहाँ पर। जी। तो मेरा जी। बस मुझे इन चीजों पर जब घुटन होती है तो मैं बिल्कुल लिखती हूँ। तो दुनियावी खुदा भी मेरी ऐसी ही कहानी है जिसमें मैंने ये बताया कि औरतों का अपने जीवन पे कोई नियंत्रण नहीं है, वो सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपी जाती है कि अब हमने इसके ऊपर शासन कर लिया, अब आप इस पर शासन करो। तो सौंपी, तो इस तरह से मैंने दुनियावी खुदा लिखी। हालांकि मैंने दूसरी तरह की कहानियां भी लिखी हैं कि जैसे खामोशियों का रंग नीला। खामोशियों का रंग नीला मेरी कहानी जो है ऑनलाइन पोर्टल है स्टोरी मिरर, उस पर पुरस्कृत हो चुकी है और उसके साथ ही पाकिस्तान में एक कथाकार हैं, उन्होंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया और पाकिस्तान की एक पत्रिका में उर्दू में छपी, तो वहां के भी पाठकों ने उसको बहुत सराहा। और वो कहानी दरअसल एक फौजी की कहानी मैंने उसमें कही है। ये इन कहानियों से और उपन्यास से कुछ अलहदा सब्जेक्ट है मेरा। तो एक फौजी की मैंने कहानी उसमें कही है कि एक फौजी जो है वो किसी भी सीमा पर कितना अकेलापन झेलता है, किस तरह से। तो यहाँ पर जी। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा इलाका है नेपाल सीमा पर, गूंजी, गूंजी जो है बहुत ऊपर इलाका है और वहां पर सीमा लगती है नेपाल की, जहां पर जो है आम लोग जो है वो भी नहीं रहते, वहां सिर्फ वो फौजी ही नजर आते हैं, वहां पर रहते हैं। तो वो फौजी जो है वो अपने दिल की बात कैसे कहे, उनका एक डेकोर फौज का एक पूरा डेकोरम होता है कि एक दूसरे से वो, लेकिन वहां मानवीय संवेदनाएं खत्म नहीं हो जाती। तो वो अपने उन मानवीय संवेदनाओं को सिर्फ एक छोटे से बच्चे से, एक 6 साल के जो बच्चा समझता नहीं है,
उससे वो शेयर करता है, तो उसको बस ये फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पास बात है सुनने वाला बात। कोई है हम्म। जिस जो मेरे पास बात सुनने वाला है। तो ये संवेदना जो है वो किस तरह से वहां पर पलती है, रिश्ते जो हैं वो एक छोटे बच्चे और एक मेच्योर जो है मेच्योर लेवल के जो बंदा है उसमें दोनों में किस तरह की दोस्ती पनपती है। तो उस हम्म। पे वो मेरी कहानी वहां पर मैंने लिखी है। और भी कई सारी कहानियां हैं जो लिखी है। पार्टीशन पे भी अभी हाल ही में मैंने एक कहानी लिखी, पैरों में फिर पीड़ उठी है। वो हम्म। राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती में छपी है और काफी उसको भी सराही गई। हालांकि मैं कहानी लिखने के बाद जब भेजती हूँ बहुत मैं डरती हूँ इस बात को लेकर, डर रहता, बिल्कुल डर रहता है इस बात को लेकर कि हम्म। पता नहीं इस कहानी को किस तरह से लिया जाएगा, ये हमेशा एक डर रहता है। तो मैं बहुत डरते हुए कहानी भेजती हूँ कहीं पे, और वो जब जी। छप जाती है और उसके बाद में जब पाठकों की प्रतिक्रिया आने लगती है तब कहीं जाकर थोड़ा सा होता है कि थोड़ी सी तसल्ली तस्लीम होती है जी, कि निश्चित तौर चलिए पर कुछ आप। ठीक है, हम्म। तो कुछ ठीक बिल्कुल दिशा आप में जा आप रही हूँ। जी। हमें लगता है कि हर लेखक को ये सोचना चाहिए कि जब वो लिख रहा है तो वो अपने मन की बात लिख रहा है, वो सच्चाई लिख रहा है, उसे जो कुछ अनुभव किया है वो लिख रहा है। तो शायद हमें लगता है कि सभी के भीतर ये इस तरह की बात उठती होगी कि जो लिखा जा रहा है वो सही है कि नहीं, या बाकी लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जब ये एक ईमानदार कोशिश होती है तो सबको जरूर पसंद आती है। लेकिन आपने जो फौजी की बात लिखी, निश्चित तौर पर साहित्यकार का जो मन होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है, और वो जो कुछ अनुभव करता है वो कलम के जरिए उसको कागज पर उकेरता है। तस्लीम जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आज जब आप एक साहित्यकार के तौर पर जानी जाती हैं, पत्रकार तो आप है ही, आपकी माँ जब आपके लिखे हुए जो आपकी कृतियां जो हैं जब पढ़ती हैं तो उन्हें कैसा लगता है? ये एक वाकई में बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो हमेशा से किताबी कीड़ा रही हैं। मेरी नानी या सभी घर वाले उनको किताबी कीड़ा कहते रहे हैं क्योंकि उनकी साहित्य में बेहद रुचि रही है। मेरी भी पढ़ने में बेहद रुचि रही है, लेकिन पढ़ते हुए मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से लिखने भी लगूंगी। तो उस समय में हमारे यहाँ पे हर तरह की सारी साहित्यिक पत्रिकाएं जो हैं वो आती थी। हालांकि हम बच्चों के पढ़ने के लिए अलग से हमारी जो बच्चों वाली पत्रिकाएं हैं वो भी आती थी, क्योंकि पढ़ने पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा था हमारे घर में मेरी अम्मी की वजह से। वो जी। खूब पढ़ती थी, वो दिन भर पढ़ती, उनको अपना स्पेस चाहिए होता था घर के थोड़े से काम करके, उन्हें पूरा दिन अपने लिए चाहिए ताकि वो पढ़ सके, वो उन किताबों को पढ़ ले। हम्म। तो मैंने जो उपन्यास मुझे उपन्यास पढ़ने में बेहद दिलचस्पी रही है, तो ये आदत मुझे उन्हीं से मिली कि मैंने उन्हीं के उपन्यास ले लेके पढ़ना शुरू किए। हालांकि मैं डरती थी कि अम्मी क्या कहेंगी कि ये देखो ये किताब पढ़ रही है, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये देखा कि हम्म। उनको वो खुश होती है अगर मैं पढ़ रही हूँ। मैं शरद चंद्र का उपन्यास अगर उनकी लाइब्रेरी से लेकर पढ़ रही हूँ, उनकी अलमारी से लेकर पढ़ रही हूँ, तो वो खुश होती थी। मैंने हम्म। अमृता प्रीतम को उनकी किताबों में जाना, मैंने इस्मत चुगताई को वहीं पढ़ा, मैंने सादत हसन मंटो को मेरी अम्मी के बाद पढ़ा, उन्हीं की किताबों हम्म। में से पढ़ा। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को वहां पर पढ़ा। तो उस समय जब तक मैं कॉलेज में आती मैं इन सब लेखकों को जान चुकी थी, और मेरे लिए जो कोई किरदार आपके दिमाग में हमेशा होता है कि ये चीज अच्छी होती है, तो मेरा मेरा जो क्रेज था हमेशा, जी। वरना बचपन में कई सारे क्रेज होते हैं कि आप बॉलीवुड के हीरो के प्रति जो है अट्रैक्ट होते हो, आप क्रिकेटर्स बिल्कुल। के प्रति अट्रैक्ट होते हो, मैं लेखकों हम्म। के प्रति मेरा था कि मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अट्रैक्ट करते थे कि उन्होंने गोरा कितने अच्छी तरह से लिखी है। बिल्कुल। शरत चंद्र जो है, मैं ये सोचा करती थी शरत चंद्र जो है उनके किसी उपन्यास में मैं भी ललिता बन के आती। तो ये बिल्कुल। यही सब उपन्यासों, अमृता प्रीतम के संघर्ष उसमें पढ़े, इस्मत चुगताई के संघर्ष पढ़े, उनकी जीवनी जब पढ़ी कागजी है पैरन, उनके संघर्ष पढ़े कि उनके भी संघर्ष, वो 1912 में जन्मी थी और उनके भी वही संघर्ष थे जो आज हम देख रहे हैं। दस उनको 10वीं पढ़ने के लिए अपने बगावत करनी पड़ी थी। तो आज भी जी। बहुत कुछ बदला नहीं है, आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है, बगावत आज भी पढ़ाई के लिए करनी पड़ती है बच्चों को। तो अम्मी को पढ़ने की बेहद आदत थी और आज भी है, उनको किताबें चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैंने भी नहीं सोचा था, उन्होंने भी नहीं सोचा था कभी, हाँ मैं पत्रकार मुझे बनना था।
और फिर मैंने जी। ये उपन्यास लिखा। तो मैंने सबसे पहले मेरी अम्मी को दिया वो उपन्यास उनके हाथ में। वो मेरे साथ ही थी जब भारतीय ज्ञानपीठ ने इस उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए जो समारोह का आयोजन किया गया, उसमें अम्मी को लेके गई, क्योंकि साहित्य की दुनिया में मैं जाने अनजाने उन्हीं की वजह से थी, उन्हीं की वजह से मैंने साहित्य को पढ़ा था, समझा था। तो ये उनके लिए एक बड़ी मतलब वो इसको खुद के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं कि वो दुनिया भर के लेखकों को पढ़ती रही, और वो अब अपनी बेटी की आज अपनी बेटी के पढ़ रही, कहानी है। बहुत बड़ी बात, और तो बहुत बहुत ये खूबसूरत वो बात है। खुद की बड़ी जी, उपलब्धि मानती हैं कि बिल्कुल। चलो किताबों से कुछ तो बदला, मेरे ही घर में बदला तो कुछ तो बदला। तो ये बड़ी हम्म। उपलब्धि वो मानती हैं। और जब भी मैं कहानी लिखती हूँ तो मैं मेरी अम्मी को भेजती हूँ, वाह। तो वो पढ़कर हम्म, उसके ऊपर राय देती हैं कि प्रतिक्रिया हाँ, देती क्योंकि होंगी, हाँ। हाँ, तो फिर मुझे लगता है हाँ ठीक है, सही दिशा में जा रही है, अब मुझे उसको भेज देनी चाहिए। अच्छा, कोई कहानी पब्लिश हो जाती है तो अगर मैं एक दिन की भी देरी हो जाए तो वही कहे, तुमने मुझे बताया नहीं वो कहानी तुम्हारी प्रकाशित हुई है, पहले तो मुझे पढ़ना था उसको। वो हमेशा उनको यही रहता है कि वो कहानियां जो है वो पहले उन तक पहुंचे। तो मेरी और वो सबसे कोशिश बड़ी यही आलोचक रहती भी है। होगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बिल्कुल, सबसे बड़ी आलोचक बिल्कुल, भी होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जो जी, मैं जी। बिल्कुल वो सिर्फ मेरी अम्मी ही नहीं, मेरी जो खालाजान है उनको, उन सबको भी पढ़ने की बेहद आदत है। सबको जी। किताबें चाहिए, वो सभी किताबी कीड़ा है। तो हम्म। वो मुझे बताती हैं कि कहाँ, मेरी खालाजान जो है वो मुझे बताती हैं कि आपका कहाँ जो है वो थोड़ा सा कमजोर कमजोर रह गया थोड़ा सा, या आप इसमें क्या अच्छा कर सकते थे, या आप आगे क्या क्या लिख सकते हो, क्या मुद्दों पर। तो ये चर्चा भी मुझे मेरी अम्मी, मेरी खालाजान के साथ मिलती है। तो ये एक बड़ी बात है कि आप लिटरेचर पे घर पे चर्चा कर रहे हो, आप लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हो, आप लेखकों के बारे में बात कर रहे हो। किताबें जो है वो समाज में बदलाव में बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो जी, ये इन किताबों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मेरी अम्मी की जो आदत है उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो जी मेरी तस्नीम, कोशिश यही रहती है कि मैं वापस उनको क्या दे सकती हूँ, समाज को मैं वापस बिल्कुल। क्या दे सकती हूँ। और मेरी अम्मी जो है, जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, जो समाज में मेरी हर चुनौतियों के लिए सबसे आगे खड़ी रही ढाल बनकर, तो मैं उनको क्या लौटा सकती हूँ। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि उनको लिटरेचर पसंद है, तो मैं साहित्य के तौर पर उनको लौटा पा रही हूँ। ये लौटा बड़ी पा रही बात है। है। और तस्नीम जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप बहुत कुछ लौटा रही हैं, न सिर्फ अपने माता पिता को, बल्कि पूरे समाज को। और आपको ये रचनात्मकता जो है, या साहित्य जो है, ये लेखन जो है, वो अपनी माँ से विरासत में मिला है। और आपने उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और आपने ये जो एक तरह से जो औरत की आवाज उठाने के लिए जो आपने एक बीड़ा उठाया है, ये इसमें आप शायद बहुत आगे जाएंगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि संघर्ष जो है वो निरंतर चलता रहता है, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। आज यदि हम स्त्रियां यहाँ तक पहुंची हैं, तो वो पहले की कुछ स्त्रियों के संघर्ष की वजह से पहुंची हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। पुरुषों का सहयोग भी रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अभी भी हाँ, बहुत वो कुछ बदलने सहयोगी की है जरूरत है। हमारे। जी, जी। अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका लेखन इसी तरह से जारी रहेगा, और आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले, हम यही कामना करते हैं। आवाज़े ख़वातीन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम जी। बेहद शुक्रिया रत्ना जी, बेहद शुक्रिया आपके साथ अच्छे शो के लिए, बेहतरीन शो के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और आप बिल्कुल इसी तरह से आपने जो प्रगति का पथ चुना है, उस पर आप अग्रसर रहें। नमस्कार। नमस्कार।